डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, आज हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये कोई नया लॉ नहीं है। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को जो है एक डिफरेंट वे में जो है हम जो है पढ़ रहे हैं। सो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे आपको पता है कि भी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। कौन सी सिस्टम की? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो अगर उस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करें, मतलब एनर्जी दें, हम क्या करें, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये जो एनर्जी जितनी देंगे, ओके, उतनी एनर्जी मतलब वो कंजर्व रहना चाहिए उसके यूज में। तो अब ये जो सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इस एनर्जी को दो तरीके से यूज करता है। एक, वो खुद की इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको बढ़ाएगा, खुद की एनर्जी को वो बढ़ा सकता है, या उस एनर्जी से वो वर्क करेगा। वो क्या है? वर्क करेगा। तो ये जो हीट या एनर्जी हमने सिस्टम को दी है, वो दो हिस्सों में यूज कर सकता है। या तो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, जिसको हमने इंटरनल एनर्जी बोला है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, या उस एनर्जी से वो वर्क करेगा। तो ये जो हमने हीट या एनर्जी दिए हैं, वो किसके बराबर हो जाएगी? जो वर्क उसने किया या अपनी जो एनर्जी बढ़ा दी। तो दोनों ऑप्शन है, या तो सिंपली एनर्जी बढ़ा लेगा, या सिंपली वो वर्क करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा यूज करके वो एनर्जी बढ़ा देगा और कुछ हिस्से से वो वर्क करेगा। सो एनीवे, दिस हीट और एनर्जी given to the system is equal to work done by the system and change in internal energy. So उतनी ही एनर्जी ये आएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब देखिए, ये जो सिस्टम होते हैं, ओके, थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो इनके जो स्टेट वेरिएबल होते हैं, ओके, किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो इसके स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं कि भाई जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में ही वेल डिफाइंड होते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट में। सो थर्मोडायनामिक्स जो इक्विलिब्रियम होती है, थर्मोडायनामिक्स जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, तो किस कंडीशन में, ओके, मतलब उसमें कौन कौन से इक्विलिब्रियम आएंगे, सिस्टम किस तरह के इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये हमको समझना पड़ेगा पहले। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा नोट कर लें, ओके, उस पर जाने से पहले, कि भाई ये जो है चेंज इन हीट या सिंपली हीट लिख दो, मतलब जो प्रोवाइड की है। इसके बाद दूसरा, दिस इज द वर्क डन, ओके, वर्क डन। और ये तीसरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर हमने इसी के ऊपर लिया था। ओके, अब एक थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे, ओके, हम ये देख लेंगे कि भाई जो हीट होती है और वर्क डन होता है, अगर गैस वर्क कर रही है सिस्टम पर, गैस अगर वर्क कर रही है सिस्टम पर, वर्क पॉजिटिव कब होता है? ओके, वर्क डन, पहले हम वर्क डन के लिए लिख देंगे, वर्क डन, वर्क डन ये पॉजिटिव कब होगा? ओके, व्हेन गैस इज, व्हेन वर्क डन बाय द गैस, ऐसा लिख दे आसानी में। व्हेन, ये जो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द गैस, क्या लिखेंगे हम? वर्क डन बाय द गैस। नेगेटिव कब लेंगे हम? वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। देखिए, अगर गैस वर्क कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, जस्ट यहाँ पे मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। सो पॉजिटिव वर्क डन, गैस सिस्टम पे वर्क करी, मतलब एक्सपैंड हो रही, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क डन बढ़ेगा। नेगेटिव वर्क डन, जब सिस्टम गैस के ऊपर काम कर रहा है, मतलब सिस्टम कंप्रेस कर, ऐसे वर्क कर रहा है गैस पे, तो वो कंप्रेस कर रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है
गैस के ऊपर तो निगेटिव, और अगर गैस सिस्टम पे काम कर रही है तो पॉजिटिव। तो सिंपली वॉल्यूम से याद रखिए, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो रहा वर्क डन निगेटिव। इसी तरह से अगर हम हीट की बात करें, चलो यहाँ पे लिखते हैं, हम हीट के ताल्लुक से लिखेंगे, हीट ये पॉजिटिव कब होगी, अगर सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दी जा रही है, ओके, अगर सराउंडिंग से सिस्टम को दी जा रही है, ओके। सो अगर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ऐसे लिख दे, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये पॉजिटिव होती है। निगेटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें ये दोनों पॉइंट कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसमें टर्म यूज हो रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये उसकी इक्वेशन। तो सिंपली ये कोई नया लॉ नहीं, पहले बता चुके हैं। तो इसमें ये जो चेंज इन हीट है या ये जो वर्क डन है, ये पॉजिटिव निगेटिव कब होते हैं, ये हमें अच्छे से याद रहना चाहिए, ये अच्छे से हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये बता दिया। अब मैं बात कर रहा था कि भाई ये जो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसकी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम आते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसमें जो है 2-3 चीजें आ जाएगी, ओके। एक होता है कि भाई वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, सॉरी सिस्टम कैसा हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है, यस बताएं, मतलब जो नेट फोर्स और नेट टॉर्क होती है वो 0 होना चाहिए, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क शुड बी 0। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कोई रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन वो नहीं होने चाहिए। जब नहीं हो रहे हम बोलेंगे वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम है, जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से तीसरा, ओके, तीसरा रहेगा आपको, ओके, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ओके, तीसरा रहेगा आपको थर्मल रिएक्शन, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। सो थर्मल इक्विलिब्रियम फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ओके, कि भाई जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। हम सिंगल सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो पहले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। सो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब ये तीनों इक्विलिब्रियम उस सिस्टम के लिए होने चाहिए, तभी हम जो है ये जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है उनको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं, किन प्रोसेस में ये इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो हो, ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो हो, वो जो है ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। 100% तो पॉसिबल नहीं, वो तो आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। सो प्रैक्टिकली हम ये मान सकते हैं कि सिस्टम इतना स्लो, ओके, हो कि उसके ये जो वेरिएबल में चेंज हो वो बहुत माइनर, ओके। सो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है, ओके, क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इसमें ये इक्विलिब्रियम अचीव होते हैं। तो इसमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनामिक, सॉरी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस में सिस्टम जो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, अगर सिस्टम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में होगा। तो जो हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करते हैं वो सारे जो है हम ये वाले ही प्रोसेस पढ़ते हैं, क्वासी स्टैटिक। तो आगे जो हम प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं
वो एक्चुअली सारे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस ही माने जाएंगे। ओके, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ओके, या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसमें होगा? क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में होगा। तो क्यों ले रहे हैं ये? क्योंकि इस तरह के प्रोसेस में ही हम जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल होते हैं, स्टेट वेरिएबल, उनको वेल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा पार्ट जो है ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो अदरवाइज हम अगर डायरेक्टली जाएं कि अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ सकते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली जो प्रोसेसेस है हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ये जो पॉइंट्स है एनसीईआरटी में जो है ये मेंशन किया है कि भाई जो सिस्टम है, ओके, उसने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहिए, और ये जो है इस प्रोसेस में होता है। और क्यों होता है इसकी वजह बता चुके हम कि जो स्टेट वेरिएबल है वो वेल डिफाइन होते हैं इस तरह के प्रोसेस में, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है। मेन जो है आगे पढ़ना जो हमको रहेगा, तो यहाँ पे सिंपली ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, उसकी इक्वेशन ये रहेगी। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं जनरली, उसको जो हम थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल एक जो न्यूमेरिकल का एक सेशन ले लेंगे, प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें हम कवर करेंगे। सो अभी हम थ्योरेटिकली थोड़ा आगे बढ़े हैं, जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। अब वन बाय वन हम उन प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें। चलिए, कॉपी कर लिया, चलो आगे बढ़ेंगे। ये रब कर देते हम। अब हेडिंग लगाए आप, ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो हम यहां हेडिंग लगा देंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलिए, thermodynamic processes, so there are 4 thermodynamic processes। तो पहला जो प्रोसेस है वो है, अब ये ऑर्डर जो भी रहेगा, हम जो है पहला प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। सिंपल याद रखने के लिए, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, चलो लिखते हैं इसको, द प्रोसेस इन विच pressure is constant, pressure is constant। तो ये जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक। अब देखिए, क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, क्वेश्चन इनमें से बनेंगे, और हम जो है ना इसका एक प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा सा लेकर आएंगे कि जो भी ये पूरे प्रोसेसेस, ओके, हम जो है ना चारों प्रोसेस पढ़ लेंगे। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये जो प्रोसेसेस है इनको मिलाकर एक प्रैक्टिस सेशन न्यूमेरिकल का ले लेंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ समझ ले, तो बहुत आसान है। आइसोबैरिक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। चलिए, अब देखिए यहां पर आते हम कि आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है, ओके, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। सो हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब बात कर रहे हैं कि भी ये इस प्रोसेस में प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। तो अब अगर इस प्रेशर को इधर ला ले तो V इज इक्वल टू nR डिवाइड बाय, ये अगर मैंने P लिख दिया, इनटू T। अब आप देखें ये nR दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अब इस प्रोसेस में प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो हम जो है ना ये वाला जो पोर्शन देखेंगे इट इज कांस्टेंट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी में लिखेंगे इस कांस्टेंट को हटा सकते हैं हम। सो व्हाट वी कैन राइट, बोलिए। सो वी विल राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो वॉल्यूम टेम्परेचर के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कौन सा लॉ है, आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा,
ओके और काइनेटिक थ्योरी में भी हम इसको कवर करेंगे। सो दिस इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। सो इसको हम जो है काइनेटिक थ्योरी में कवर करेंगे। सो दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सो सिंपल सा देखिए, चारों प्रोसेस को एक सेम फ्लो में मैं बताऊंगा, आप ठीक से सिर्फ देखें, एक के बाद एक जो चारों प्रोसेस है आप उसको धीरे धीरे जो है स्ट्रॉन्ग कर लेते चलेंगे। पहला पढ़ेंगे एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में दूसरा भी बताएंगे, उसी ऑर्डर में तीसरा भी बताएंगे, उसी ऑर्डर में चौथा भी बताएंगे, तो आपको ये प्रोसेसेस एकदम क्लियर और जो है कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने ये प्रोपोर्शनलिटी बता दी। अब क्वेश्चन इस पे बन सकता है न्यूमेरिकल, कभी एक कंडीशन में वॉल्यूम दे दे, मतलब एक टेम्परेचर पे के सो एंड सो इतना वॉल्यूम है बता दे, और किसी दूसरे टेम्परेचर पे आपको वॉल्यूम पता करने के लिए पूछ सकता है। सो व्हाट वी कैन राइट, सो इन दैट केस वी कैन राइट V2 by V1 is equal to T2 by T1। सो ये आपको पता ही है, प्रोपोर्शनलिटी से हम इस तरह के क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें, अब देखिए जहां पर भी ये इक्वेशन या प्रोपोर्शनलिटी आती है तो हमें उससे रिलेटेड ग्राफ क्लियर होना चाहिए। तो आप याद रखें यहाँ पर ये जो तीन वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो इनके बीच में किस तरह का ग्राफ बनता है इस प्रोसेस में। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ग्राफ दे देता है एक ही सेम प्रोसेस का। अब सपोज यहाँ पे जो है मैं अगर बोलूं, बहुत आसान सा, पहले मैं 2-3 ग्राफ आपको लिखता हूं। देखो ये प्रेशर वर्सेस टाइम लिखा मैंने, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ये ग्राफ लिखा मैं। दूसरा एक और ग्राफ बताता हूं मैं, सपोज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लिखा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लिखा है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा मैं चेक करता हूं कहां तक आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ये 2 आ जाएंगे। तीसरा ओके शायद थोड़ा सा चले देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। सो ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ओके जस्ट आई विल चेक पूरा कवर हो रहा है, यस आ जा रहा है। चलिए कोई इशू नहीं, थोड़ा सा हम उसको कवर कर लेंगे, ओके चलिए। ओके चलिए, अब देखिए ये तीनों जो वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अब मुझे बताएं पहले वाला ग्राफ कैसा आएगा। पहले वाला ग्राफ P वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टेम्परेचर में जो भी चेंज आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर भले ही चेंज हो बट देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। इसी तरह से प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज स्टिल कांस्टेंट। सिंपली ये प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करेगा। सिंपली सिमिलर टू दिस यू विल गेट द ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। वो आपको पूछ सकता है कि भी पीटी ग्राफ है, बताओ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसे आएगा, या बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ कैसे आएगा, तो आपकी इसकी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलिए अब वीटी ग्राफ, V is directly proportional to T, तो बताएं कौन सा ग्राफ आएगा। यस यू नो दैट, ओके स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर ग्राफ आएगा। तो यहां पे ये स्ट्रेट लाइन, अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V is directly proportional to T, तो सिंपली ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। सो देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये तीनों भी मैंने जो है वेरिएबल में एक दूसरे के साथ जो पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे ग्राफ बता दिया। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा इक्वेशन यूज की हमने, आइडियल गैस इक्वेशन, उससे हमने जो है ये इसमें प्रेशर को हमने कांस्टेंट बता के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। और इससे हमने ये 3 ग्राफ भी जो है बना चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक बात आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि भाई ये जो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, इससे ये भी बता सकते हैं, देखो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इसको ऐसे भी बता सकते हैं, आप इसको भी याद रख ले। एक और पॉइंट यहीं से, ये ऐसे भी आप बता सकते हैं। देखो ये वॉल्यूम है, इसके नीचे मैं ये टेम्परेचर T ले रहा हूं, तो V बाई टी ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर, या वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होता है, ओके ऐसे भी देता है।
तो आपको समझना चाहिए ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस में होगा। ओके नाउ अब बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, देखिए जो पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं वो वन बाय वन हमको वर्कआउट करना है। पहला पैरामीटर, ओके, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो सिंपली हम जैसे लिखते हैं सी, लेकिन हम ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? सो दैट इज वी आर स्टडिंग, ओके, आइसोबैरिक। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? कांस्टेंट प्रेशर। ये कौन सी होगी? कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हम जो है लिखेंगे, ओके, Cp इज इक्वल टू, Cp इज इक्वल टू, ओके, क्या होता है? F/2 प्लस 1 इंटू आर। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम एडियाबैटिक इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू आर। तो ये जो है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए हम ये Cp लिख रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरा, हीट या चेंज इन हीट बोले, सो दैट इज वी आर हैविंग डेल्टा क्यू। सो देखो डेल्टा क्यू हीट हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया, तो हीट का फॉर्मूला क्या था? Nc डेल्टा टी, Nc डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो Ncp डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Ncv डेल्टा टी। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Ncp डेल्टा टी, Ncp डेल्टा टी। सो ये देखिए दूसरा पैरामीटर आ गया। इसी तरह से हम तीसरे पे जाते हैं, तो तीसरा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा यू लिखेंगे। अब ये क्या होगा? सो देखिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हमने, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू Ncv डेल्टा टी। क्या पढ़ा हमने? Ncv डेल्टा टी, वेयर Cv इज इक्वल टू F/2R, वेयर Cv इज इक्वल टू F/2R। तो डेल्टा यू के लिए यही फॉर्मूला है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो रिलेशन हमको यूज करना है हर प्रोसेस के हिसाब से। तो ये पहले वाले प्रोसेस के हिसाब से आप देख रहे हैं। अब क्या बच गया? तो देखिए वर्क डन बच गया। तो नेक्स्ट पैरामीटर लेते हैं हम कि भाई ये जो है वर्क डन, वर्क डन, ओके, वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन, तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू FLOT, क्या है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमने पढ़ा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू होता है। सो देयरफॉर दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू, ओके, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन हो जाएगा, देखिए डेल्टा क्यू Ncp डेल्टा टी, डेल्टा यू Ncv डेल्टा टी। तो रख दीजिए यहाँ पे Ncp डेल्टा टी माइनस Ncv डेल्टा टी। सो आपको वर्क डन मिलेगा, ये n कॉमन ले लीजिए, डेल्टा टी भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से Cp आएगा, यहाँ से Cv आएगा, ये डेल्टा टी कॉमन वैसा ही रहने दें। सो n और डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया Ncp माइनस Cv इंटू डेल्टा टी। सो Cp माइनस Cv क्या होता है? सो दैट इज सिंपली R होता है। सो Nr डेल्टा टी, ये आपके पास वर्क डन के लिए भी आ गया। तो इस तरह से हमको हर प्रोसेस में ये चारों पैरामीटर पढ़ने हैं, इन पैरामीटर को पढ़ना है। 5 भी बोले तो चलेगा, क्योंकि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 रहेंगे, Cp Cv, तो Cv तो यही आएगा F/2R, ठीक है। आगे देखते हैं जिसके हिसाब से भी, ओके। सो ये जो है चारों पैरामीटर हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके ऊपर एक और पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन बनने की, एक बार एग्जाम में नीट में आया है कि ये जो तीनों पैरामीटर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इनका रेशियो क्या होता है? इनका रेशियो क्या? छोटी सी हेडिंग लगा दो, रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड वर्क डन, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड वर्क डन। सो चलो ये लिखा हमने, डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू इज टू डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू क्या है?
देख लीजिए यहाँ पे NCP डेल्टा टी, तो ये आप लिखो NCP डेल्टा टी इज टू NCV डेल्टा टी इज टू NR डेल्टा टी। देख लीजिए आप, अब ये रेशो में ये सब जगह n है तो कैंसिल कर दो। चलो इसको ऐसे बताते हैं हम कि भाई ये n कैंसिल कर दें, ठीक है। इसी तरह डेल्टा टी कैंसिल कर दें। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस रेशो CP CV और ये R, CP CV और ये R, इस तरह से आपको रेशो आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और आगे भी बढ़ा सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं भाई CP CV ये हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें R के टर्म में आता है, ठीक है। चलो ये पहले पॉज करके अब कॉपी कर लो, ओके, उसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ाएं, ओके। सो देखिए हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा T दैट इज इक्वल टू CP क्या होता है F/2 प्लस 1 इंटू R इज टू F/2 इंटू R इज टू ये R, CP F/2 प्लस 1 इंटू R, CV F/2 इंटू R और ये R। तो देख लीजिए R सब जगह आ रहा, कॉमन कट कर दो तो ये हो जाएगा F/2 प्लस 1 इज टू F/2 इज टू 1। सो ये आपके पास रिलेशन आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा T। तो इस तरह से आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जा सकता, आपको ये पूछ सकता कि कोई जैसे मोनोएटॉमिक गैस है या डायटॉमिक गैस है, उसके लिए बताओ कि आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा Q डेल्टा U और डेल्टा T का रेशियो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो क्या लेंगे, डायटॉमिक ले लेंगे। फॉर डायटॉमिक गैस, फॉर डायटॉमिक गैस ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर डायटॉमिक गैस क्या हो जाएगा इसका रेशियो। सो डायटॉमिक गैस के लिए क्या होता है F इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो 5 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होता है, आप रखो इसमें। सो देयरफॉर दिस डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/2 इज टू 1। तो ये 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, ये हो जाएगा 5/2 इज टू 1। अब ये 2 हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट विल बिकम 14 इज टू 10 इज टू 2, सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ये आंसर जो है हो जाएगा, ओके। चलो सो सॉरी क्या होगा, सॉरी 7, सॉरी ये 7 और 5 रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 2, यस करेक्शन कर लो, 7 इज टू 5 इज टू 2 हो जाएगा, ओके। चलिए सो देख लीजिए हमने जो है ये रेशियो के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो बता दिया। एक एग्जांपल लेंगे नीट का, चलिए पॉज कर लो आप, सॉरी पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया आपने। चलो अब मैं ये वाला रब करता हूँ, ठीक है, ये वाला रब करता हूँ और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। चलो इसको रब कर दिया मैंने, चलिए रब कर दिया हमने। देखिए एक ग्राफ दिया नीट 2018, नीट 2018 एक ग्राफ दिया है, दिस इज V एंड दिस इज T, ओके। ग्राफ कौन सा है, VT ग्राफ है, और ये इस तरह से बता दिया। यहां पे एक पॉइंट ले लिया A, इस ग्राफ में ये दूसरा पॉइंट ले लिया B, A और B। अब यहां पे बोला है ओके व्हाट विल बी, ओके व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, यहां इस ग्राफ के लिए बोला है W बाय डेल्टा Q, ओके व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय डेल्टा Q। यहां पे बस ग्राफ देके पूछ लिया। अब आपको समझना है ग्राफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। As V is directly proportional to T, so it is isobaric process,
आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में दिस वर्क डन, ओके, सो वर्क डन डिवाइड बाय ये डेल्टा क्यू, आप वर्कआउट करो। सो वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी और ये होता है एन सी पी डेल्टा टी। क्या होता है? एन सी पी डेल्टा टी। अच्छा, साथ में ये दे दिया कि इट इज फॉर, ये जो है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, क्वेश्चन में दे रखा है मोनो एटॉमिक गैस, ओके, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए ग्राफ दे रखा है, मोनो एटॉमिक गैस के, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमको समझना है। तो ये हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, डेल्टा क्यू कितना होता है लिख लिया। ये एन से एन कैंसल, ये कैंसल हो गया, ये आर डिवाइड बाय सीपी आ गया, आर डिवाइड बाय सीपी। अब ये आर डिवाइड बाय सीपी होता है एफ बाय 2 प्लस 1 इंटू आर। तो ये आर से आर भी कैंसल हो गया, आर से आर भी कैंसल हो गया। सो देयरफॉर W अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय एफ बाय 2 प्लस 1। तो अब ये इसको रख दो, 1 डिवाइड बाय मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ओके, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। सो 3 बाय 2 प्लस 1 तो ये 1 डिवाइड बाय 5 बाय 2 होगा, तो आंसर आ जाएगा 2 बाय 5। आंसर क्या आ जाएगा? 2 बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस W डिवाइड बाय डेल्टा Q इज इक्वल टू 2 बाय 5। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए 2 बाय 5, देख लीजिए। सो ये जो है हमने फर्स्ट जो प्रोसेस है, बहुत आसान। देखिए अब ये यहाँ से आपको एकदम सिंपल लगेंगे, आपको 4 पैरामीटर जो है बस वो वर्कआउट करना है, ओके। स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो थोड़ा सा हमने उसको समझा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम में जो होते हैं उस कंडीशन को समझा, और उसके बाद हमने जो है पहला प्रोसेस आइसोबैरिक पढ़ा। अब ये सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी और के लिए भी, ओके, दूसरे प्रोसेस के लिए भी पूछ सकता है, तो एक आपको आइडिया रहे कि कैसा क्वेश्चन बनता है। सो नीट 2018 में आइसोबैरिक जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, इसलिए हमने जो है इस वाले पार्ट में ये इनका रेशो बता दिया, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा, सॉरी ये वर्क डन, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, दिस इज वर्क डन, ये वर्क डन है, सॉरी ये क्या है, ये वर्क डन है, ठीक है। इट्स नॉट डेल्टा टी, इट इज वर्क डन, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करो, हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबैरिक, कर लिया कॉपी? चलो चलिए तो पूरा हम रब कर देना है। So next process is isochoric process. Second process पढ़ना है, second process isochoric process, isochoric process, the process in which volume is constant। क्या लिखेंगे हम? ये वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देख ली एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ेंगे हम जैसे अभी आइसोबैरिक को पढ़ा था। क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने जो है आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, तो फिर से यहाँ यूज करेंगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? So PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो लेकर जाओ उसको उस तरफ। P is equal to nR upon V into T। तो अब देखो ये जो टर्म है, ओके, दिस इज वी आर हैविंग कांस्टेंट, ये कैसा है? कांस्टेंट। So we can write P is directly proportional to T, pressure is directly proportional to T। अब यहाँ पे आप चाहे तो, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला है कि ये जो है कांस्टेंट है, तो हम इससे एक और चीज लिख सकते हैं,
तो भाई सिंपली आप ये P डिवाइड बाई T इज इक्वल टू आप कांस्टेंट बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, एक टेम्परेचर पे प्रेशर ऐसा दे दिया कुछ वैल्यू, दूसरे टेम्परेचर पे आपको पूछ रहा है, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, आप ये भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यस कवर हो रहा है, नो इश्यू। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, ओके। सो सिंपल सेम आप देखिए, आप आइसोबैरिक जैसे पढ़ा है, आपको इजी जाए, मैं एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में लेके चल रहा हूं, आपको पूरा समझ में आएगा, आप देखते चले। तो क्या लिखा हमने ये कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो है ना ग्राफ्स देखे थे, हमने क्या देखे थे, ग्राफ्स देखे थे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हम जो है ना, चलो ये प्रेशर सॉरी वॉल्यूम का जो है हम देख लेंगे कि भाई वॉल्यूम का प्रेशर के साथ, चलो ग्राफ, पहला ग्राफ, तो यहाँ पे ग्राफ्स देख लेते हैं। सो ग्राफ्स में सबसे पहले सपोज ये हमने ये वॉल्यूम और ये प्रेशर चेंज हो रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं। चलो दूसरा और एक बताते हैं हम, ओके। दूसरा वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ। तीसरा हम जो है यहाँ पे प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, ओके। चलिए पूरा कवर हो रहा है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं हम अब इसके ग्राफ। अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो प्रेशर बदला भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से टेम्परेचर बदला भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ओके। सो दोनों के ग्राफ इस तरह के आएंगे। लेकिन ये तीसरा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये जो है आपको लीनियर ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, तो आपको इस तरह का मिलेगा। सो यू नो वेरी वेल, आपको ये ग्राफ अब ड्रॉ करने आते हैं, पता है मुझे, ठीक है। चलिए तो ये बहुत आसान हो गया, ओके। सो सिंपल से ग्राफ है, अभी हमने आइसोबैरिक में देखा, तो आई होप इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ग्राफ आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ग्राफ के बाद कि ये जो चारों पैरामीटर हमने पढ़े थे, चारों पैरामीटर हमने जो पढ़े थे, तो पहला पैरामीटर मोलार, ओके, स्पेसिफिक, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलार वाली, जिसको हम सिंपली सी लिखते हैं, लेकिन ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी CV। क्या लिखेंगे इसको, CV लिखेंगे। तो CV का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, ओके, सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, ओके, यस। सो CV इज इक्वल टू, देखो कॉमनली हमने कई बार यूज कर लिया, तो F/2R, F/2R, ठीक है। आप चाहे तो इसको जो है गामा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, गामा के फॉर्म में भी जो है इसको लिख सकते हैं। सो गामा के फॉर्म में कैसा है, 1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू आर, गामा माइनस 1 इंटू आर जो है लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर ये जो पहला था मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए सेकंड पे। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। अब चेंज इन हीट, अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, ओके। चेंज इन हीट डेल्टा क्यू, या सिंपली हीट लिखे, चले कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज इन हीट लिखे या हीट जो दी गई, चेंज जो भी है, ओके। आप सिंपली हीट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा क्यू होगा, देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा NC डेल्टा टी, क्या पढ़ा हमने, NC डेल्टा टी। लास्ट वाला प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर वाला था, इसलिए CP किया। ये वाला प्रोसेस आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CV। सो दिस इज वी आर हैविंग NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। आप चाहे तो ये देखो चेंज इन हीट आप एक जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाले प्रोसेस में भी आप चेंज इन हीट कर दो, एक जैसा लिख दो, चलो ठीक है। सो ये हो गया आपका NCV डेल्टा टी। अब नेक्स्ट थर्ड वन, अब देखिए यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ने के बजाय अगर वर्क डन देखे, ओके, हमने वर्क डन पढ़ा था, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होता है, तो यहाँ पे हमको वर्क डन पता चल जा रहा है, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन लिख देंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू ये वर्क डन W
इज सिंपली जीरो। क्यों जीरो है? एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या मान लेंगे कि भाई ये वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों हो गए, अभी एक पैरामीटर बचा है, चौथा पैरामीटर। अब इसमें पैरामीटर जो बचा है वो कौन सा है? ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चले पॉज करके आप कॉपी कर लें। ठीक है, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब लास्ट वाला, लास्ट वाला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चले हेडिंग लगा दे छोटी सी, चौथा नंबर, चेंज इन इंटरनल। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा यू। सो डेल्टा यू, अब नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। अब वर्क डन क्या है? इट इज सिंपली जीरो। सो देयरफॉर दिस डेल्टा यू हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन। तो वर्क डन जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा क्यू। सो देयरफॉर ये डेल्टा यू देख लीजिए एनसीवी डेल्टा टी। कितना आ गया? एनसीवी डेल्टा टी। तो दोनों भी कंक्लूजन आप याद रखो, एक ये वाला कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर ओके चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन हीट के बराबर होती है। मतलब कि जितनी हीट सिस्टम को दी गई वो पूरी की पूरी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होती है, वर्क डन होता नहीं है। सो टोटल एनर्जी सप्लाइड विल बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, ये आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो ये आपके पास चौथी इक्वेशन आ गई डेल्टा यू। आप चाहे तो आप पिछले बार की जैसा रिपीट कर सकते हैं। ओके, सेम आप लिख लो कि भाई आप ये होमवर्क कर लें। चलो होमवर्क आपको क्या है? होमवर्क कि भाई आप जो है ये डेल्टा क्यू ओके रेशो डेल्टा क्यू जो है इज टू डेल्टा यू इज टू वर्क डन। ओके, अब यहाँ पे वर्क डन है ही नहीं, जीरो, तो अब ये इसका रेशो ना ले आप, वर्क डन का सिर्फ इन दोनों का ले। तो क्या आ जाएगा रेशो? ये दोनों भी सेम है, एनसीवी डेल्टा टी इज टू एनसीवी डेल्टा टी। चलो यहीं पे कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, 1:1। चलो ठीक है, ये जो है हमने डायरेक्ट ही कर लिया कि ये वाले प्रोसेस में ये जो रेशियो होगा क्या आएगा? 1:1। ठीक है, तो ये तो सिंपली वर्क डन जीरो होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो देखिए हमने आज के लेक्चर में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो दैट सिंपल के भाई वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और उसके बाद हमने जो है जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं उनमें से दो प्रोसेस को कवर किया। तो पहला प्रोसेस आइसोबैरिक, दूसरा प्रोसेस आइसोकोरिक। अभी दो प्रोसेस बाकी है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो होप आपको जो आज की क्लास में हमने बताया वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।